हेलो इन दोस्तों। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जो मध्य प्रदेश पीएससी है और साथ ही साथ जो ईएसबी है वो अब अपने नियमों में जो है ये चेंजेस करने वाली है। अब आखिरकार क्या क्या नियमों में चेंजेस होंगे तो इस क्लास में हम जानेंगे कि एमपीपीएससी के द्वारा कौन कौन से नियमों में चेंजेस होंगे, और साथ ही साथ अगली क्लास में हम जानेंगे कि ईएसबी के द्वारा नियमों में कौन कौन से चेंजेस होंगे। तो देखिए, सार्वजनिक सूचना जो है 21 मई 2026 को जो है ये आई है, जिसमें बताया है कि एमपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं को संचालित करने के लिए नवीन प्रारूप नियमों पर जन परामर्श। पहली बात ये कह रहे हैं कि एमपीपीएससी की जो भर्ती परीक्षा है उसको संचालित करने के लिए जो लोग हैं उनसे भी जो है ये हम सलाह ले रहे हैं। तो यदि आप एमपीपीएससी को जो एमपीपीएससी आयोग परीक्षा नियम 2026 जो है ये अधिसूचित किया जाना अभी प्रस्तावित है, यदि आपको भी लगता है कि ऐसे ऐसी चीजें जो है चेंजेस होने चाहिए तो आप जो है 5 जून 2026 तक लिखित रूप में अपने सुझाव जो है इस ईमेल पर जो है ये भेज सकते हो, और लिंक के माध्यम से जो है ये विभाग को भी दे सकते हो। ठीक है। हाँ, तो अब ये दोस्तों, आप यदि कोई सुझाव वगैरह देना चाहते हो तो दे दीजिए। मुझे पता है कोई भी सुझाव जो है ये नहीं देगा। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार क्या क्या किस किस तरह नियम है। तो ये पूरा संक्षिप्त नाम वगैरह बता रखा है, ये तो सभी एक्ट में होता ही है। ठीक है, ये पूरी परिभाषा ये आप सभी के कोई भी काम की नहीं है। हम्म। उसके बाद ये विभाग है। हाँ, ये देखिए दोस्तों, विभाग या उपक्रमों के किसी भर्ती वर्ष के लिए मांग पत्र। अब इसमें क्लियर कह दिया गया कि सभी विभागों के ऐसे समस्त पदों के लिए जो कि भर्ती वर्ष में विज्ञापित किए जाने हैं। ठीक है, सभी विभागों के लिए जितने भी सारे पद हैं वो सभी भर्ती वर्ष में विज्ञापित किए जाने हैं, उनकी जानकारी जो है ये मांग पत्र आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार भर्ती वर्ष की जो 30 सितंबर है उस तक आपको सारे जितने भी जो पद हैं उनकी जानकारी आपको देनी होगी। हालांकि बेसिक बेसिक है, ये देख सकते हो। उसके बाद ये संयुक्त भर्ती परीक्षा आपकी जो है अब बांट दी गई है। अब बताया गया है कि विभिन्न पदों या सेवा समूह के लिए आयोग के द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा निम्नानुसार आयोजित की जाएगी। यानी अब संयुक्त रूप से भर्ती परीक्षा होगी, यानी ओवरऑल मान के चलिए आप जो है अब आपकी 5 समूह में भर्ती परीक्षा होगी। सबसे पहली परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा या राज्य से वन सेवा परीक्षा जो है ये 3 चरणों में आपका एग्जाम होगा। जैसे वर्तमान में भी 3 चरणों में होता है, भविष्य में भी 3 चरणों में होगा। जैसे सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता ही है, फिर उसके बाद आपका मेंस होता ही है, और फिर उसके बाद जो है ये आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। यानी राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा जो है ये आपके कितने चरणों में होगी, 3 चरणों में जो ये कह रहे हैं। फिर समूह 2 जो अभियांत्रिकी योग्यता समूह है ये 2 चरणों में होगी। ठीक है, जो अभियांत्रिकी समूह है ना, हम्म, तो ये समूह 2 जो अभियांत्रिकी यानी पूरी अभियांत्रिकी जो भी परीक्षा होगी वो 2 चरणों में होगी। फिर समूह 3 में उच्च शिक्षा समूह की यानी एक साथ ही पूरी परीक्षा होगी, वो 2 चरणों में होगी। जैसे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जो है ये यहाँ पर निकलेगी। फिर समूह 4 में बांटा गया स्वास्थ्य समूह को, वो भी 2 चरणों में। और फिर समूह 5 में सामान्य स्नातकोत्तर और स्नातक समूह, यानी सामान्य आपने पीजी और ग्रेजुएशन कर रखा है तो उनकी जो परीक्षा है वो भी 2 चरणों में होगी। अब देखिए क्लियर दोस्तों, 5 चरणों में बांट दिया गया। उच्च शिक्षा समूह के लिए सीधा वही फर्स्ट पेपर और फिर सेकंड पेपर अलग अलग उसका हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अभियांत्रिकी के लिए इसी तरह स्वास्थ्य समूह, और इसी तरह यदि आपने पीजी और ग्रेजुएशन कर रखा है उस अनुसार 2 चरणों में होगी। बस अपनी जो सिविल सेवा है और वन सेवा जो है ये 3 चरणों में होगी, और ये पहली बार में पेपर होगा और फिर सीधा जो है ये इंटरव्यू होगा। ठीक है, फिर ये बता दिया गया है भर्ती किए जाने के संबंधित विभाग ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आयोग को यह अधिकार होगा कि वह भर्ती हेतु पदों को संबंधित परीक्षा में सम्मिलित कर सके। परीक्षा का आयोजन समस्त परीक्षाएं आयोग द्वारा विहित किए गए कार्यक्रम और नियम के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित तिथि और समय अनुसार ही होगी। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना। आयोग द्वारा प्रत्येक परीक्षा हेतु विज्ञापन, वही विज्ञापन जारी किया जाएगा। अंतिम तिथि तक आपको न्यूनतम अर्हता वगैरह होनी चाहिए, परीक्षा के स्वरूप और अन्य जानकारी होगी। आवेदन का प्रारूप ये बता रहे हैं कि किस तरह आप जो है ये फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, विकल्प भरना ये बेसिक बेसिक जानकारी है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा के आवेदन पत्र विज्ञापन में ये भी कोई इतनी वो जानकारी नहीं है। आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियम और निर्देश जो है ये समय समय पर आपके लागू हो जाएंगे। ठीक है। हम्म। उसके बाद आयु सीमा से संबंधित समस्त छूटों को ये हटा दो, ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आयु की गणना जो है, आयु की गणना में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि भर्ती वर्ष जो है जो भी विज्ञापन आएगा
इसके आगामी वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में जो है तब दोस्तों आयु की क्या की जाएगी, आपकी गणना की जाएगी। यानी जो भी विज्ञापन का वर्ष है उसका जो आगामी वर्ष है उसकी 1 जनवरी की स्थिति में किया जाएगी। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, यदि विज्ञापन को वर्ष 2025 की किसी भी तिथि में जारी किया जाता है, यानी नोटिफिकेशन मान लीजिए 2025 में आता है, जैसे मान लीजिए अभी नोटिफिकेशन आज तारीख कितनी है, 21 मई है, 22 मई है, तो मान लीजिए 25 मई 2026 को यदि कोई भी नोटिफिकेशन आया है तो उसकी गणना 1 जनवरी 2027 से की जाएगी। आयु की जो गणना है, जनगणना क्या, आयु की जो गणना है वो अगले साल की जो जनवरी है उस तारीख से की जाएगी। केवल वही जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी जो अभ्यर्थी की हाई स्कूल यानी 10th में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है ना, उसी की जन्म तिथि जो है ये मानी जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जन्म पत्री, जन्म प्रमाण पत्र आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में लिखी है डेट ऑफ बर्थ वही मानी जाएगी। पात्रता और अपात्रता के लिए जो नियम है 1961 के वो ही रहेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सभी के लिए अलग अलग हो जाएगी। जैसे राज्य सेवा परीक्षा हेतु आप सभी को पता ही है किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका दोस्तों क्या होना चाहिए, स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। राज्य सेवा परीक्षा के अतिरिक्त अन्य परीक्षा हेतु अर्हता वही होगी जो संबंधित पद के भर्ती नियमों में बताई गई है अलग अलग, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है, और सबके लिए। और आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा में निम्न अनुसार 3 क्रमिक स्तर होंगे। वही अपनी राज्य सेवा जो है ना उसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी और फिर जो है इंटरव्यू होंगे। प्रारंभिक परीक्षा जैसा कि आप सभी को पता है वास्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और प्रारंभिक परीक्षा में ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर जितने भी विज्ञापित रिक्तियां आई है इसके 20 गुना जो है मेंस में पहुंचेंगे। यानी मान लीजिए जैसे 100 पोस्ट आए हैं, अब आयोग की दोस्तों वैल्यू इतनी है कि वो 100 ही देगा। अब 100 के मान लीजिए 20, 100 के 20 गुना कितने होंगे, 2000, यानी 2000 जो है ना वही स्टूडेंट जो है वो मेंस में पहुंचेंगे। यानी दोस्तों आप मान के चलिए कि कट ऑफ उसी अनुसार बनेगा कि जैसे ही 2000वां स्टूडेंट होगा उसके बाद सारे स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। यानी 20 गुना अभ्यर्थी जो है वो ही काम है कहां पर जाएंगे, मेंस में जाएंगे। और फिर मेंस के बाद मेंस की परीक्षा जो है सिविल सेवा में लिखित होगी और मेंस के बाद जो इंटरव्यू है, मुख्य परीक्षा ये बता दी गई। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित तिथि और ये प्रारूप में आवेदन फिर अपना प्रस्तुत करेंगे। फिर उसके बाद ये चीजें होगी, फिर उसके बाद जो है ये इंटरव्यू होगा। मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार विज्ञापित रिक्तियों के 2.5 से 3 गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु वो किया जाएगा। यानी 100 पोस्ट है तो 100 के 2.5 से 3 गुना यानी 300 जो है लोग उनके क्या होंगे, फिर इंटरव्यू होंगे। फिर ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। ये मात्र सिविल सेवा और वन सेवा के लिए है, परंतु और जो है तो 2-2 चरण की होती है। 2-2 चरण में क्या होगा, सबसे पहले लिखित परीक्षा और फिर सीधा इंटरव्यू हो जाएगा। तो अभ्यर्थी के लिए जो 2 चरणों में होगी, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई, इंजीनियरिंग की हो गई, और भी जितने भी सिविल सेवा को छोड़ के सभी एग्जाम जो एमपीपीएससी के, ये कैसे होंगे, 2 चरणों में होंगे। तो ऐसी परीक्षा आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा योजना के देखिए नियम में चेंजेस हुआ है। ऐसा मत सोचिए कि सिलेबस में चेंजेस होगा, बस नियम में चेंजेस हो गया कि ऐसे ऐसे हम पेपर कराएंगे। सिलेबस एमपीपीएससी के अदर एग्जाम्स के लिए जो पेपर 1 है वही रहेगा। ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के आवेदन की वही ये बता दिया गया, सारी जानकारी जो है ये हो जाएगा। मूल्यांकन के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर वही 2.5 से 3 गुना इंटरव्यू के लिए लिए जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब मान लीजिए दोस्तों 2.5 से 3 गुना लेंगे और 3 गुना से अधिक होने की विशेष परिस्थिति में 3 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को भी साक्षात हेतु, यानी मान लीजिए बराबर अंक जो है ये आ जाए तो 3 गुना से थोड़े से अधिक हो जाते हैं तो भी वो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये लिखी हुई है। अब एक चरण की परीक्षा भी कुछ कुछ कंडीशन में एक चरण की परीक्षा भी हो जाएगी, यानी डायरेक्ट इंटरव्यू से ही दोस्तों क्या हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएंगे। तो यदि किसी विज्ञापित पद के लिए 3 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं, मान लीजिए कोई भी विज्ञापित पद है उसके लिए 3 गुना से भी कम आवेदन प्राप्त होते हैं, 100 पोस्ट निकली और 300 से भी कम फॉर्म जो है ये भरते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आयोग जो है मात्र इंटरव्यू यानी एक चरण में ही ऐसी प्रक्रिया को कंप्लीट करवा लेगा। ठीक है, इसके लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी।
फिर ये बेसिक बेसिक हो गई। तो 3 चरणों की परीक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा तथा 2 चरणों की परीक्षा में लिखित परीक्षा के परिणाम तैयार करने की ये पूरी प्रक्रिया जो है बता रहा है कि आयोग कैसे कैसे करेगा, जो नवे नए स्तर पे। इसमें कोई ऐसा चेंजेस वगैरह नहीं हुआ है। वही दोस्तों SC ST OBC सभी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें जो है होगी। आयु सीमा, अंकों में छूट जो है ये दे दी जाएगी। फिर अंतिम चयन सूची जो है तैयार करने की प्रक्रिया हो जाएगी। मतलब ये पूरी प्रक्रिया बता रही है जो कि आपको एक तरह से बेसिक तौर पे इतनी नहीं जाननी है। अभ्यर्थी के समान अंक होने की कंडीशन में बता रहे हैं, जो एज में ज्यादा होगा उसको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। मुख्य सूची की विधि मान्यता ये हटा दो। फिर दस्तावेजों की दोस्तों समीक्षा होगी। आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु लघु सूचीकृत अभ्यर्थियों से उनके आवेदन पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित अनुप्रमाणन पत्र और ये सारी चीजें जो है ये मांगी जाएगी। ठीक है, साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी ये हटा दीजिए। आरक्षण और आयु सीमा में छूट की पात्रता वही रहेगी दोस्तों जो पहले थी, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। अन्य राज्यों के निवासी जो है ये सब अनारक्षित श्रेणी के रूप में ही पात्र होंगे। नियुक्ति का अधिकार और राज्य शासन द्वारा ये पूरी जांच होगी। जैसे बताया, परीक्षा में सफल होने मात्र से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। पहले रिक्तियों की अनुपलब्धता या अन्य कारणों से नियुक्ति से अस्वीकार भी किया जा सकता है। ये सारी कंडीशन जो है ये बताई गई है। कोई अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा निम्नलिखित को दोषी पाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, कोई फर्जी दस्तावेज या जो भी जैसा भी है ये बता दिया गया। पेपर देते टाइम आप जो है अपनी उत्तर पुस्तिका जमा नहीं कराते हो। परीक्षा पाठ्यक्रम का निर्धारण वही आयोग करेगा, मतलब जो भी विभाग होंगे उससे रिलेटेड है। परीक्षा केंद्र का आवंटन जो है ये आयोग कर देगा। अंक सूची और परीक्षा के लिए कट ऑफ जो है समस्त परीक्षाओं के सभी चरणों में ये कट ऑफ जो है ये बता रखा है। नियुक्ति नियमों का हिंदी विज्ञापन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। साथ ही साथ अनुसूची नंबर 1 जो है इसमें ये बता दिए गए कौन कौन से विभाग आ जाएंगे। जैसे दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत राज्य प्रशासनिक सेवा यानी डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा, DSP हो जाएगा। ठीक है, जिला सेनानी, नगर सेना, गृह विभाग के अधीक्षक, जिला जेल, राज्य वित्त सेवा ये सारे पद जो है आ जाएंगे। सहायक संचालक, स्थानीय निधि ये पूरे पद जो है ये दे रखे हैं। तृतीय श्रेणी में ये आ जाएंगे। ठीक है, राज्य वन सेवा परीक्षा में ये वाले पद जो है ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये नियम में मामूली मामूली सा चेंजेस जो है ये हुआ था। आपको तो बस बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम देख लेंगे ESB में यदि कोई नियम में चेंजेस वगैरह हुआ। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा दोस्तों ये भी देख सकते हो, अब PSC अलग अलग पदों के बजाय 5 बड़े शैक्षणिक और तकनीकी समूह बनाकर संयुक्त भर्ती परीक्षा कराएगा, जो मैंने आप सभी को बता दी। जिसमें सिविल सेवा 3 चरणों में होगा और सभी जो है 2 चरणों में अभी भी सेम हो रहा है। इसमें राज्य वन सेवा, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और सामान्य ग्रेजुएट यानी बांट दिया 5 चरणों में होगा। सभी विभागों को हर साल 30 सितंबर तक खाली पदों की जानकारी देनी होगी और उम्र की गणना जो है भर्ती वर्ष के अगले वर्ष से होगी, ये मैंने बता दिया। अगर किसी पदों पर सीटें के मुकाबले 3 गुना से भी कम आवेदन है तो मात्र इंटरव्यू होगा। और आरक्षण नियम में भी बदलाव हुआ है। उम्र, अंक और योग्यता में छूट पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सिर्फ आरक्षित सूची में ही गिना जाएगा, जनरल मेरिट में नहीं। तो ये अपडेट है। साथ ही साथ हमारे द्वारा दोस्तों आप सभी के साथ के देखते हुए विद्या सेतु का एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च हो चुका है। आप देख सकते हो ये वाली फोटो, ध्यान रखना। इसमें फ्री में भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी और पेपर 1 की भी पूरी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, पेपर 1 जो है उसकी भी पूरी तैयारी करवाई जा रही है, तो आप हमारे साथ अच्छे से जुड़ के तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फ्रेंड्स।